Hello everyone, welcome back you all in my channel रामाकृष्णा मैथ जोन। टुडे मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पोर्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मेनली व्हाट इज कॉची रीमन इक्वेशन, सीआर इक्वेशन। ठीक है, हम लोग जब एनालिटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं उसी टाइम सीआर इक्वेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। सी व्हाट इज सीआर इक्वेशन, देख लेते हैं। सीआर इक्वेशन क्या है? सीआर इक्वेशन ऐसा है, सी देखो, कोई भी एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एफ है, ठीक है ना, एफ जेड, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस आई भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दीजिएगा, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसको लिख लिया, देन इफ एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट कोई भी एक पॉइंट जेड जीरो मान लीजिएगा, एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, देन द फर्स्ट ऑर्डर partial derivatives of u and v at x naught y naught satisfies ux equal to vy and vx equal to minus uy, ठीक है, ux इक्वल टू वी वाई एंड वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड एज सीआर इक्वेशन। देखो समझ में आया, कोई भी एक हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसको हम लोग u प्लस आई भी में लिख सकते हैं। तो देन एफ डैश जेड मतलब डेरिवेटिव उनका एग्जिस्ट करेगा कोई एक पॉइंट पे, ठीक है ना। इफ देयर जो u एंड आई भी है ना, प्योर पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, दे आर एट एक्स जीरो पॉइंट यू एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वेशन को एंड वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देन दिस इज कॉल्ड एज सीआर इक्वेशन, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं लिया हूँ एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन माइनस वाई होल क्यू इंटू आयोटा, आयोटा को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसा फॉर्म में है। तो हमारे पास इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, u प्लस आई भी फॉर्म में लिख लेंगे। सो हमें क्या मिल गया, u इक्वल टू एक्स क्यू मिल गया एंड v इक्वल टू वन माइनस वाई का होल क्यू मिल गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, u x को फाइंड करेंगे, u x क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अच्छा v x क्या होगा, v x 0 होगा, u y क्या होगा, u y 0 होगा, वी वाई क्या होगा, वी वाई आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 3 1 माइनस होल स्क्वायर, आपको पता है माइनस क्यों आ रहा है, ठीक है ना। नाउ यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यही तो होता है, ठीक है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, ठीक है, ये होता है सीआर इक्वेशन, ठीक है ना। एंड और एक रिलेशन क्या है, यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स और वी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ यू वाई, राइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा आपके पास ये फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या इम्प्लाई कर रहा है, 3x² इक्वल टू माइनस 3 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है ना, 0,1 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, और ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो
यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, देखो x का वैल्यू 0 पुट कर दोगे, y का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो दिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज एट 0,1 पॉइंट CR इक्वेशन होल्ड, राइट। इतना तो हम लोग बोल सकते हैं ना, हम लोग ज़्यादा नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फॉर दिस एग्जाम्पल हम लोग सीधा सीधा दिख रहा है कि 0,1 पॉइंट पे तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो हम लोग बोल सकते हैं ना। अच्छा, हम लोग प्रूफ में तो नहीं जा रहा है, प्रूफ भी कर सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स है इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट हम लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही मतलब बात कर रहा है, तो प्रूफ का कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऐसा एक टॉपिक है, यहाँ से आपका थोड़ा बहुत नॉलेज गेन हो गया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला सेम ही होता है, सेम एग्जैक्टली, तो उससे कोई फ़र्क होता नहीं है, बट आपको आपके पास क्या है कि आप इसको कैसे अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उसके ऊपर आपका मतलब ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ हो गया, मतलब आप अच्छे से कर पाते हो, देन बहुत अच्छा स्कोरिंग जोन है फॉर CSIR नेट, गेट एज वेल। गेट में भी कुछ इंटीग्रेशन से, रेसिड्यूज से एंड CR इक्वेशन से बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। पहला वाला जो फॉर्म था, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक है ना, कोई नहीं। फॉर FZ इक्वल टू U प्लस IV, इनके लिए कार्टेशियन फॉर्म क्या है, UX इक्वल टू VY एंड VX इक्वल टू माइनस ऑफ UY। ये दो इक्वेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया ना। इनका पोलर फॉर्म भी है। पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म आप देखिएगा, पोलर फॉर्म इनके लिए होता है ऐसा ना, आप याद रख लीजिएगा। जैसे हम लोग पुट कर देंगे Z इक्वल टू Re⁻I⁻, कहाँ पे, वही सेम है FZ इक्वल टू U प्लस IV पे, ठीक है ना, समझ रहे हो। मतलब फंक्शन मेरा ये है, पोलर फॉर्म के लिए Z इक्वल टू Re⁻I⁻, पुट कर दोगे तो CR इक्वेशन आपका हो जाएगा। कैसा दिखेगा ना, आपका CR इक्वेशन कैसा दिखेगा ना, UR इक्वल टू 1/RV⁻, ये एक है, ये पोलर फॉर्म के लिए, एंड VR इक्वल टू माइनस ऑफ 1/RU⁻। ऐसा फॉर्म में ना याद रखना आसान हो जाएगा। आप उल्टा करके भी रख सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको रखना है ये। U इज योर मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्योर, हाँ रियल पार्ट, एंड V आपका इमेजिनरी पार्ट, देन UR इक्वल टू 1/RV⁻ एंड VR इक्वल टू माइनस 1/RU⁻। देखिए ये सारे का सारे मतलब प्रूव में करवा दूंगा बाद में, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर BSc कोर्स और MSc कोर्स, बट हेयर उसका कोई ज़रूरत है नहीं। आप इसको सीधा सीधा याद रखोगे तो आपके लिए काम हो जाएगा। अच्छा, इसका और एक फॉर्म है, बहुत फेमस है, ज़्यादा लोग यूज़ करते नहीं है, बट आपको अभी देखिए क्वेश्चन का क्वालिटी हाई हो रहा है, तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपको याद रखना है। तो क्या होता है ये भाई, डेल F बाई डेल Z बार को 0 होना है, इतना आसान है। एट Z0, कोई एक Z0 पॉइंट पे होगा तो Z0 पॉइंट पे देन CR इक्वेशन सेटिस्फाइड एट Z0, हम लोग बोल सकते हैं, राइट। देखिए Z0 पॉइंट पे सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम लोग बोल देंगे Z0 पॉइंट पे CR इक्वेशन होल्ड करता है, ठीक है ना, दैट्स ऑल। ये था आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आप बोलोगे मेरा पोलर फॉर्म को कैसे यूज़ करोगे, देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक एग्जाम्पल चूज़ कर लिया। कौन सा वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है कि FZ इक्वल टू Z², ठीक है, इसको ले लिया हूँ।
तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हमें पता है जेड इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा हम लोग पुट करते हैं, राइट। तो जेड इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा पुट करते हैं तो ई पावर आई टू थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नाउ हमारे पास आर स्क्वायर है और आर ई पावर आई थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा, ठीक है, ये तो पता है, ठीक है ना। आर स्क्वायर कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा हो गया। नाउ इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, u प्लस आई भी फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया u इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस टू थीटा एंड v इक्वल टू आर स्क्वायर साइन टू थीटा। नाउ अब देखिए अच्छे से कि अभी सब कुछ आसान हो गया है, क्यों, क्योंकि अभी हम करेंगे क्या, यू आर फाइंड करेंगे। यू आर फाइंड करोगे तो टू आर कॉस टू थीटा हो जाएगा। यू थीटा फाइंड करो, यू थीटा फाइंड करोगे तो क्या होगा, यू थीटा आपका हो जाएगा माइनस टू आर स्क्वायर साइन टू थीटा, सॉरी टू थीटा। सिमिलर वे में आप वी आर फाइंड कर सकते हो, टू आर साइन टू थीटा। अच्छा, वी थीटा फाइंड कर सकते हो, टू आर स्क्वायर कॉस टू थीटा, राइट, ऐसे आप कर सकते हो। नाउ आपके पास क्या है, यू आर इक्वल टू वन बाई आर वी थीटा। ये हो रहा है कि नहीं, वही तो देखना है। तो बिल्कुल हो रहा है, ये तो होल्ड हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है। अच्छा, वी आर इक्वल टू माइनस वन बाई आर यू थीटा, ये भी होल्ड हो रहा है, एकदम एग्जैक्टली दिख रहा है। ऊपर वाला जो हमारे पास यू आर यू थीटा वी थीटा आया है वो तो होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब सी आर इक्वेशन होल्ड, ठीक है, सी आर इक्वेशन होल्ड्स। सो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि पोलर फॉर्म के लिए भी सी आर इक्वेशन कैसे वेरीफाई करते हैं। अच्छा, और एक फॉर्म था, ये तो होल्ड, ये था पोलर फॉर्म का एग्जाम्पल, ठीक है ना, पोलर इसीलिए लिख दिया, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म था, कॉम्प्लेक्स के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए एग्जाम्पल चाहिए तो मैं दे देता हूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए आपके पास एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एफ जेड इक्वल टू जेड बार। इसका मतलब डेल एफ बाई डेल जेड बार हमें क्या चेक करना होता है, जीरो, बट यहाँ पे देखो वन आ रहा है, ये तो नॉट इक्वल टू जीरो है ना। इसका मतलब एफ इज नॉट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन एट एनी पॉइंट। देखो कोई भी एक पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि देखो डेल एफ बाई डेल जेड आर का डेल जेड बार का वैल्यू वन आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है ना जो वन, ये तो कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता ना। तो दैट एग्जाम्पल के लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट ना, हाँ, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अभी हम लोग सी आर इक्वेशन क्या होता है वो सीख लिए है, बट सी आर इक्वेशन का एप्लीकेशन कहाँ है। नाउ हम लोग नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, व्हाट इज दैट, ठीक है। अभी हम लोग सी आर इक्वेशन के बारे में बात कर लिए हैं। नाउ सी आर इक्वेशन का एप्लीकेशन कहाँ है वो हमें ढूंढना है, दैट इज इम्पोर्टेंट ना। तो नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ये है क्या, नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ये क्या है आपको देखना है। देखिए, if a function is differentiable at z naught, you can say z naught means you can say x naught y naught, ठीक है ना, x naught comma y naught का पेयर, then this function satisfies CR equation, then this function, देखो वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट होगा तो जेड नॉट पॉइंट पे सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दिस सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन,
एट जेड नॉट, दैट इज इम्पॉर्टेंट, जेड नॉट पॉइंट पे वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट ठीक है, अच्छा इसको क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ एफ जेड इज नेगेशन करके यू कैन से ना, मतलब ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब इसका ऑपोजिट क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखो एफ जेड इज नॉट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन एट जेड नॉट। देखो जेड नॉट पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करता, देन हम लोग बोल देंगे देन एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट। ये तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जेड नॉट पॉइंट पे तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना, इतना तो हम लोग बोल सकते हैं। जेड नॉट पॉइंट पे एफ जेड सी आर इक्वेशन को, सॉरी एफ जेड सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जेड नॉट पॉइंट पे, ठीक है, देन हम लोग सीधे बोल देंगे इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। नाउ चेक करते हैं कि अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, नहीं इसको हम लोग एक्स वाई प्लस आई वाई है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है 0,0, दूसरा ऑप्शन दिया है 0,1, तीसरा ऑप्शन दिया है कि 1,0 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। हम लोग इसको कैसे करेंगे, ऊपर वाला जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करेंगे। देखो हम लोग सी आर इक्वेशन पता है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। जो पॉइंट पे सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा दैट पॉइंट पे हम लोग बोल देंगे कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, राइट, दैट इज द अप्रोच, समझ में आया। सी यहाँ पे एफ जेड को हम लोग कैसे लिखते हैं, यू प्लस आई भी, इसका मतलब क्या, यहाँ से क्या क्या सीधा सीधा दिख रहा है, u का वैल्यू आपको दिख रहा है, u का वैल्यू क्या होगा भाई, u का वैल्यू आपके पास एक्स वाई होगा। अच्छा v का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू y होगा, राइट। यहाँ से हम लोग सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, इनमें से क्या होगा, यू एक्स करोगे तो y हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू 1, तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 हो रहा है, यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स और वी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वी वाई, कुछ भी, तो ये करोगे तो x इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा 0,1, ठीक है, इसका मतलब 0,1। तो क्या आया भाई, अच्छे से देखो, ध्यान से देखो कि हम लोग सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देखे हैं, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स, उनमें से आ रहा है 0,1 ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0,1 को छोड़ के बाकी ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब जो 0,0 पॉइंट है एंड 1,0 पॉइंट है, ये दो पॉइंट पे सी आर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, सी आर इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ से, दिस इम्प्लीकेशन से, राइट। हम लोग लिखे थे एफ जेड इज नॉट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन एट जेड नॉट, देन एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट। तो यहाँ पे बोले पूछा गया है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। आप बोलोगे इतना आसान क्वेश्चन नेट में पूछा जाएगा आपको MSQ में ना एक पर्टिकुलर पार्ट जैसा होगा, ऐसा कोई एक पार्ट पर्टिकुलर पॉइंट देंगे जहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब मैं ये मीन करना चाहता हूँ जो पार्ट सी होता है, पार्ट सी में कोई एक ऑप्शन में ऐसा कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं। सी आर इक्वेशन से क्वेश्चंस तो पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है 1 और 2 क्वेश्चंस। तो सी आर इक्वेशन सीधा सीधा तो नहीं पूछा जाएगा, उसको कैसे यूज करते हैं वो पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ देखते हैं सी, अभी
हम लोग देख लेते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। सी, अभी हम लोग देख लेते हैं हार्मोनिक फंक्शन क्या है। हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है वो तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। हार्मोनिक फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई, इसका मतलब एफ जेड यू कैन से ना, इज सेड टू बी हार्मोनिक। कब बोलोगे हार्मोनिक? जब ये लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। इफ क्या, देन लैपलास इक्वेशन आपको पता है, डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 0 होता है, तो डेल स्क्वायर एफ मीन्स डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग इसको ऐसे लिखते थे ना, डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 0। ये क्या है? लैपलास इक्वेशन है ना। दैट्स वाई मैं बोला हूँ लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग तुरंत जाके बोल देंगे दैट इज हार्मोनिक फंक्शन। तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन को हम लोग हार्मोनिक तब बोलेंगे जब ये लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है ना। समझ में आया? नाउ देखते हैं। नाउ अब देखो अच्छे से कि व्हाट, इसका क्या करें, एक एग्जाम्पल ले ले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, बस देखो। अब बोलोगे एग्जाम्पल अभी लेने का क्या ही फायदा, बट एक एक एग्जाम्पल हो जाएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा इसको यूज़ कैसे करते हैं। बहुत बेसिक एग्जाम्पल है ये, तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ सीखना तो है। द वैल्यू एम फॉर व्हिच 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक, ठीक है, ठीक है। हमें क्या करना है, m का वैल्यू ढूंढना है जिनके लिए ये हार्मोनिक है। अच्छा, मैं ऑप्शन भी डाल देता हूँ। एक तो 1 है, बी ऑप्शन में -1 है, सी में 2 है, डी में 0 है, ठीक है। चारों ऑप्शन डाल दिए। इसको कैसे करोगे भाई? सिंपल है, सीधा सीधा है। तो हमारे पास एफ एक्स वाई क्या दिया है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, दैट इज इट। नाउ हमें क्या करना है, लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, राइट। डेफिनेशन हमारे पास है तो हम लोगों को सेटिस्फाई करवाना है, तो हम लोग सेटिस्फाई करा के देखते हैं, ठीक है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा भाई, 2 माइनस 2x हो जाएगा। अच्छा, डेल एफ बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, 2my हो जाएगा, ठीक है। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, नाउ हमारे पास पता है लैपलास इक्वेशन क्या था भाई, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, ये तो 0 है ना, ये तो लैपलास इक्वेशन है ना। इसको क्या इम्प्लाई करेंगे, तो -2 प्लस 2m इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ रहा है, m इक्वल टू 1। देखो m का एक ही वैल्यू है, m इक्वल टू 1, जिनके लिए दिस जो फंक्शन है ये हार्मोनिक है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए इज योर करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना आसानी से ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो नाउ मैं आपके लिए एग्जाम्पल तो नहीं दे रहा हूँ, 3 रिमार्क लिख लेता हूँ। रिमार्क मीन्स ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही बेसिक है, जो आप रियल एनालिसिस से भी जानते हो। एक तो है कि एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये तो ठीक है ना, एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा जो मैं रिमार्क लिखूंगा वो ये है, कॉन्वर्स इज नॉट टू, इसका मतलब एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज मे नॉट डिफरेंशिएबल, सीधी बात है, फंक्शन मे नॉट डिफरेंशिएबल। देखो
डिफरेंशिएबल होगा तो हम लोग कॉन्टिन्यूअस बोल देते हैं, बट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। मतलब बोल सकते कि हो जाएगा कभी कभी, बट इन जनरल तो ट्रू नहीं है। थर्ड जो ऑप्शन है, बहुत अच्छा बात बोल रहा हूँ। देखो हम लोग बोले थे कि एफ एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है जेड नॉट पॉइंट पे, देन फंक्शन हियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं। बट इफ ए फंक्शन सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करते हैं? सीआर इक्वेशन को, ठीक है। इफ एक फंक्शन है जो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कोई एक पॉइंट से जेड नॉट, देन हम लोग इसको डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते हैं। देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो मैं एक स्ट्रेटेजी बोलता हूँ, सी आपको ऐसा नहीं है पूरा का पूरा। देखो एक अभी बहुत सारे क्या बोलते हैं पीडीएफ्स अवेलेबल है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाई फाई पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, बट उनमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होता है। उतना शॉर्ट ट्रिक्स को आप दिमाग में रखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको मतलब उतना मतलब प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो पाएगा। देखो स्मार्ट वे में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उनके लिए कुछ करना है, इवन इंटरव्यू ऑल्सो। आपको ये सब पॉइंट्स देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन था ये तो कॉमन सेंस है, सेकेंड ऑप्शन भी कॉमन सेंस है, जो आप रियल एनालिसिस में बहुत बार देखे हो। काउंटर एग्जाम्पल भी दूसरा ऑप्शन के लिए आपके पास अवेलेबल है, उसको ही कॉम्प्लेक्स में बना दो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। पर थर्ड जो ऑप्शन है आपको लग रहा है, कुछ देर पहले ही हम लोग क्या बोले थे उसके बारे में हम लोग बात किए थे कि डिफरेंशिएबिलिटी का नेसेसरी कंडीशन क्या है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब देखो डिफरेंशिएबल होगा तो ये कंडीशन होल्ड होगा, इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। मतलब सीआर इक्वेशन को तो दैट पॉइंट पे सेटिस्फाई करना है, बट उल्टा नहीं बोल सकते हैं ना। तो इसीलिए तो प्रीवियस जो नेसेसरी कंडीशन था तो वहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है। हम लोग देखो ये तरीका है, नेसेसरी कंडीशन बोला हूँ, सफिशिएंट नहीं बोला हूँ, तो उल्टा जो इम्प्लीकेशन है वो तो सीधा सीधा नहीं होल्ड होने वाला है, उसको होल्ड करवाना है तो आपको और कुछ ज़्यादा पॉइंट को इंक्लूड करना है, ठीक है। अभी उनके लिए हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट आ जाएगा एनालिटिक फंक्शन के बारे में। दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको कॉम्प्लेक्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक तो है एनालिटिक फंक्शन क्या है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगा, उसके अंदर हार्मोनिक फंक्शन भी आ सकते हैं एंड सीआर इक्वेशन भी आ सकते हैं, ठीक है, ये तो आ जाएगा। और कौन कौन आएगा? कॉम्प्लेक्स का बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं आर्गूमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज वगैरह होता है, वहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो हो गया। नाउ रेसिड्यू आएगा, सिंगुलरिटी आएगा, ठीक है, ये 2 जगह से उसको यूज करके इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन आर्गुमेंट प्रिंसिपल जो आएगा, ठीक है, रेसिड्यू को यूज करके इंटीग्रेशन, कॉची इंटीग्रेशन फार्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव एज वेल, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और रॉचिस थ्योरम आता है। बाकी जो आप बोलोगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो वो सब कुछ आएगा। जैसे उनका नाम क्या है, मैं भी भूल गया हूँ, बट उसको आइडेंटिटी थ्योरम बोलते हैं। स्वार्च लेमा होता है, मतलब स्वार्च थ्योरम, स्वार्च लेमा, स्वार्च पिक लेमा, ये सब कुछ आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। बट और एक पोर्शन है जहाँ से गेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट पार्ट, ठीक है ना। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एक पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है और वो क्वेश्चन बनता भी है, बट उनके लिए जियोमेट्री पे आपका ज़्यादा मतलब होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री, ऐसा नहीं है सर्किल बार और रेक्टेंगल कैसा दिखते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल सेंस, कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में आपका आइडिया होना चाहिए। दैट इज़ द सिलेबस ओनली। ये फिक्स्ड पोर्शन से ही सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बट एग्जाम में क्यों नहीं हो पाता, जैसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया,
आपको रीजियन दिया गया है बट आप रीजियन के बारे में आइडिया नहीं लगा पा रहा है, तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम ना। तो ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। अभी आपको बस सीखना है, यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है। सीआर इक्वेशन का तीनों फॉर्म था, कार्टेशियन, पोलर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म था। एंड सीआर इक्वेशन और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में जो रिलेशन था उसको देखना है। नाउ अभी आ गया व्हाट इज, क्या बोला हूँ, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन अभी आ गया है, ठीक है। ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है वो तो लिख देते हैं पहले, देना मैं मैनुअली मैं डिस्कस कर दूंगा कि मतलब एक्चुअली वो क्या है। मतलब डेफिनेशन तो आपको एग्जाम पर्पस से नहीं चाहिए, इवन इंटरव्यू पर्पस से भी प्रॉपर जो आर्गूमेंट होता है वो ज़रूरत नहीं है आपको। बस उनका क्या क्या मेजर मतलब क्या बोलते हैं पॉइंट्स है उसको बोलना है, ठीक है, दैट्स ऑल। सेट टू बी एनालिटिक एट जेड नॉट। देखो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को आप क्या बोलोगे, एनालिटिक बोलोगे। कब, कौन सा पॉइंट पे, जेड नॉट पॉइंट पे। कब बोलोगे कि जेड नॉट का कोई एक नेबरहुड ले लीजिएगा। इफ देयर एग्जिस्ट, नेबरहुड के बारे में आपको आइडिया होगा ही, नेबरहुड को मैं एन बी डी से डिनोट करता हूँ, ठीक है ना। तो देयर एग्जिस्ट एक नेबरहुड मिलेगा ऑफ जेड नॉट। कैसा दिखता है भाई, यहाँ पे लिखता हूँ जेड नॉट माइनस ए, जेड नॉट प्लस ए, काइंड ऑफ थिंग यू कैन से। समझ रहे हो, मतलब जेड नॉट पे नहीं, जेड नॉट का थोड़ा बहुत आगे एंड पीछे, दैट पॉइंट, दैट इंटरवल का एनी पॉइंट पे इन व्हिच वो डिफरेंशिएबल हो जाए बस, इन व्हिच एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट। मतलब वो जो इंटरवल होगा, नेबरहुड मीन्स वो जेड नॉट का इंटरवल, ये तो मैं दिखाया हूँ ना, जो राइट दे रहा हूँ अभी, तो ये ऐसा ही नेबरहुड दिखते हैं। तो एट ईच पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए, दैट्स ऑल, ईच पॉइंट। अभी ये बताओ एक रियलाइजेशन, देखो ये एनालिटिसिटी का एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन है, बट बात ये है कि आपको ये डेफिनेशन का क्या फ़ायदा। आपको एनालिटिक फंक्शन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आपको दिमाग में ये रखना है जेड जीरो पॉइंट पे एनालिटिक है तो जेड जीरो का आसपास में भी जो, मतलब जेड जीरो को एक सर्किल बना लोगे, जितना छोटा सा हो पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नेबरहुड लोगे, मतलब जेड जीरो को छोड़ के उसका आसपास में जितना पॉइंट से जो एक नेबरहुड लोगे उसमें एफ जेड को डिफरेंशिएबल हो जाना चाहिए एवरी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, ठीक है ना, एवरी पॉइंट पे। बट आपको तो ये डेफिनेशन हो गया, एग्जाम में आपको एनालिटिक बोल देंगे, कौन सा पॉइंट पे एनालिटिक है आप ढूंढ लीजिएगा, मुश्किल है ना, उतना भी आसान नहीं है। क्यों ऐसा है, बिकॉज आपको ये जो डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन दिया है, डिफरेंशिएबल, ये जो थर्ड पॉइंट लिखा हो ना कि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो डिफरेंशिएबल नहीं है। उनका जो डेरिवेटिव्स है, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है, उनको एग्जिस्ट होना है एंड कॉन्टिन्यूअस भी होना है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कंडीशंस ऐड होता जाएगा, ठीक है ना, दैट कंडीशंस को भी इंक्लूड करना है और सीआर इक्वेशन को यूज़ करना है। देखो इसका जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम आएगा जहाँ पे आप सीआर इक्वेशन आपको अप्लाई करना ही है, सीआर इक्वेशन को आप अप्लाई नहीं करोगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, समझ रहे हो। नाउ सी देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ नहीं है, मतलब एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ आप रियलाइज करिएगा। मैं एफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस 1 लिया हूँ, ठीक है। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 1, ये तो सही है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट एनालिटिक एट Z1, राइट। देखो क्यों बोल सकते हैं भाई, डिफरेंशिएबल ही तो नहीं है, तो डिफरेंशिएबल तो दैट पॉइंट पे नहीं होना है एटलीस्ट। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये z इक्वल टू 1 पॉइंट पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है, बट डेफिनेशन क्या था, z इक्वल टू 1 पे भी होना है। एंड इफ़ यू कंसीडर एक नेबरहुड, मतलब देयर एग्जिस्ट नेबरहुड, सपोज मैं नेबरहुड ले लिया क्या बोलते हैं
0.9 से 1.1 तक जो नेबरहुड लिया हो, मतलब 1 का नेबरहुड, तो उनका हर एक पॉइंट पे उसको डिफरेंशिएबल होना था, बट यहाँ पे z इक्वल टू 1 पॉइंट पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इट इज़ नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट। क्लियर ना बाय डेफिनेशन? ठीक है। नाउ एक नोट लिख लेते हैं, नोट क्या है, इफ और भी नोट मतलब पॉइंट हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको मैं नंबर 1 दे दिया। एफ जेड इज एनालिटिक at z0, then it is differentiable at uncountable point. But converse need not to. समझ रहे हो कि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है जेड नॉट पे, देन इट इज डिफरेंशिएबल अनकाउंटेबल पॉइंट, बट अनकाउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो इट इज नॉट एनालिटिक ना, इसको तो सीआर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है। समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? दैट इज माई पॉइंट। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक नोट है कि एफ जेड फंक्शन जेड पॉइंट पे तो एनालिटिक है, बट देन इट इज डिफरेंशिएबल एट अनकाउंटेबल पॉइंट, क्योंकि उसका नेबरहुड लोगे तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बट उनका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ये है, आप एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर। इसको हम लोग u प्लस आई भी में लिख लेते हैं। u क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, v क्या है वाई स्क्वायर है, तो u एक्स फाइंड कर लेते हैं 2x, u वाई फाइंड कर लेते हैं 0, v एक्स फाइंड कर लेते हैं 0, v वाई फाइंड कर लेते हैं 2y। नाउ u एक्स इक्वल टू वी वाई है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम तो बोल रहे हैं ना एनालिटिक है, तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, और वी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ यू वाई, तो 0 इक्वल टू माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस वन इज होल्ड, सो x इक्वल टू वाई हो गया। हेंस x इक्वल टू वाई का मतलब क्या है भाई, इधर देखो, ये यही तो लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है ना, नाउ y इक्वल टू एक्स लाइन। नाउ हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हेंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट अनकाउंटेबल पॉइंट। देखो भाई, दिस पॉइंट पे ही तो x इक्वल टू वाई होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 ऐसे ऐसे करके जितना हो पाएगा। भाई रियल नंबर तो है, x एंड y ये सब तो रियल नंबर है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको तो हम लोग अनकाउंटेबल पॉइंट मिल जाएगा। रियल नंबर तो अनकाउंटेबल होता है, राइट? अनकाउंटेबल पॉइंट कहाँ पे, एलोंग, जो दिख रहा है वही लिख रहा हूँ, एलोंग लाइन, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, बट एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ y इक्वल टू एक्स। भाई छवि जो फोटो दिया हूँ, पिक्चर, यहाँ पे क्लियरली सब दिख रहा है। y इक्वल टू एक्स में तो ये सी आर इक्वेशन बन गया, बट सी आर इक्वेशन एक्स और y को मतलब नेबरहुड मतलब एक्स वाई चेंज हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स का नेबरहुड मीन्स सपोज y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 1x और y इक्वल टू -1x, y इक्वल टू -2x, ऐसा। तो यहाँ पे तो y इक्वल टू एक्स नहीं है, तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। बट डेफिनेशन क्या बोलता है आपको, एनालिटिसिटी का डेफिनेशन बोल रहा है जेड नॉट पॉइंट पे एनालिटिक होगा इफ जेड नॉट का कोई एक नेबरहुड तो मिल जाएगा जहाँ पे पूरा का पूरा हर एक पॉइंट पे एफ जेड डिफरेंशिएबल है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो
तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर देंगे एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। तो आपको अभी पता चल गया कि ये जो नोट लिखाया था लास्ट वाला नोट कितना इंपॉर्टेंट है। नोट क्या था, एफ जेड जेड नॉट पॉइंट पे एनालिटिक होगा, देन इट इज डिफरेंशिएबल होगा अनकाउंटेबल पॉइंट पे। बट डिफरेंशिएबल अनकाउंटेबल पॉइंट पे हो गया इसका मतलब एनालिटिक नहीं है, समझ रहे हो। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, आपको याद रखने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। एफ जेड इक्वल टू मतलब याद रखने का एडवांटेज मिलेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप इसको मतलब मेमोराइज कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपका एग्ज़ाम में तो काम में आने वाला है। हर एक साल को छोड़ के मतलब एक एग्ज़ाम को छोड़ के ये कॉन्सेप्ट के ऊपर तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, MSQ में तो ये कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाता है। जो दूसरा पॉइंट है नोट में फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया हूँ, उनके लिए क्या एग्जाम्पल है उसको मैं क्लियरली डिस्कस कर दिया हूँ। अभी जो मेरे पास दूसरा जो पॉइंट है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड नॉट। देखो एफ जेड जेड नॉट पॉइंट पे एनालिटिक है, देन इट सेटिस्फाइज सीआर इक्वेशन एट जेड नॉट। ये तो क्लियर है, इट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन एट जेड नॉट। इफ एफ जेड do not satisfy CR equation at Z naught, then FZ is not analytic at Z naught। देखो ये पॉइंट मैं प्रीवियसली भी लिख चुका हूँ, बट यहाँ पे फिर से नोट में एकदम इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी एनालिटिसिटी का डेफिनेशन पता कर लिए है। प्रीवियसली क्या पढ़े थे कि इफ इट इज डिफरेंशिएबल देन इट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन। यहाँ पे एनालिटिसिटी और इंक्लूड कर दिया, तो इसीलिए इसको दोबारा लिखा हूँ, ठीक है ना। तो यही है कि ये जो पॉइंट्स है इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्यूचर में काम में आने वाला है, ठीक है। नाउ मैं थर्ड पॉइंट भी लिखता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि एवरी एनालिटिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एवरी एनालिटिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट converse need not to, but converse need not true, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की एवरी एनालिटिक फंक्शन सेम ही है, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लिख रहा हूँ बस। एवरी एनालिटिक फंक्शन इज क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल एंड सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ मेरे पास फिफ्थ और एक पॉइंट है कि एनालिटिक देन हार्मोनिक कॉन्जुगेट, आपको मैं बोल दिया हूँ, एक्चुअली हार्मोनिक फंक्शन बोला हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन देन U and V आर हार्मोनिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको समझ में नहीं आएगा कि हार्मोनिक फंक्शन है तो बस लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो क्या फ़ायदा उसको मतलब इंक्लूड करने का, मतलब ये पॉइंट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं कॉन्क्लूसन लिख रहा हूँ। कॉन्क्लूसन, स्पेलिंग गलत हो गया शायद, CONCLUSION, ठीक है, जो भी है। इफ आइदर U और V इज नॉट हार्मोनिक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
एफ जेड को एनालिटिक नहीं है शो करने के लिए ना, कोई एक को नॉट हार्मोनिक शो कर दूंगा तो बात खत्म हो जाएगा, क्योंकि बोले हैं कि दोनों को ही हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए। तो लैप्लास इक्वेशन कोई एक u और v के बीच में सेटिस्फाई नहीं किया तो बात खत्म हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इज नॉट हार्मोनिक देन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। समझ रहे हो? देन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल मीन्स मैं सीधा सीधा फंक्शन को लिखूंगा f इक्वल टू यू प्लस आई भी में। वहाँ पे दिया है u इक्वल टू 3x² दिया है, तो इसको ही चेक कर लेते हैं। बस u दिया है क्वेश्चन में, तो ये डिफरेंशियल एनालिटिक होगा कि नहीं चेक करना है। तो ux चेक करो भाई, 6xy हो जाएगा। xx चेक करोगे तो आपके पास 6 क्या हो जाएगा, 6y x की रेस्पेक्ट में, राइट। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है ना। नाउ अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, अच्छा uy हमें तो क्या बोलते हैं उसको, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। 3x² और uy इक्वल टू 6x हो गया। इसका मतलब uxx प्लस uy इक्वल टू 0 शो करना है। बट क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा uy ये तो x का हो गया और ये 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ एक्चुअली। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब 6y प्लस 0 ये इक्वल टू लिखो ना, uxx प्लस uy इक्वल टू क्या हो रहा है, uy 0 है, इसका मतलब 6y दैट इज नॉट इक्वल टू 0 ना। ऑलवेज u इक्वल टू y इक्वल टू 0 होगा तब ना, बट इट इज नॉट नेसेसरी ना। इसका मतलब नॉट सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब हार्मोनिक नहीं है। u हमारा हार्मोनिक नहीं है तो एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। ये कंक्लूजन दैट इज इंपॉर्टेंट ना। तो हमारे पास एनालिटिसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी का ज़रूरत है, उसके लिए सीआर इक्वेशन का इंपॉर्टेंट रोल है, उसके लिए हार्मोनिक फंक्शन का भी बहुत अच्छा रोल है। अभी नेक्स्ट मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, जहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट का भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये आई थिंक ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का थ्योरी के बारे में है, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।